हेलो फ्रेंड्स, सी एस सी एम ए देबाशीष गोस्वामी दिस साइड। एंड आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 के अंदर 3 यूनिट है। कोशिश करेंगे कि इसी एक वीडियो में तीनों यूनिट हमारे कवर हो जाए। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं इसमें अपन? बेसिकली गवर्नमेंट किस तरीके से रोल निभाती है हमारी इकोनॉमी को ठीक करने में। ये है हमारे इस चैप्टर का क्रक्स। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट का रोल क्या रहता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। क्या आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट के बिना हमारा पूरा इकोनॉमी, हमारा पूरा देश बहुत अच्छे से फंक्शन कर लेगा? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? दखल अंदाजी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि या तो हमारे इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर अगर आ गया तो या तो हमारी इकोनॉमी में कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और कुछ चीज़ों का बहुत ही कम प्रोडक्शन होगा। इसी को अपन कहते हैं मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन। तो देखिए क्या लिखा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू डायरेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड। प्राइवेट वाले क्यों सोचेंगे कि इंसानों का भला हो रहा है या नहीं? वो तो सिर्फ अपना प्रॉफिट सोचेंगे। सबका भला हो इकोनॉमी में, इसके बारे में किसको सोचना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को। हम उनको चुन के ला रहे हैं अपने बीच से कि भैया हम अपना काम करते हैं, रोज़ सुबह से शाम हम टीचिंग करते हैं, हम भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं, हम कहीं और काम करते हैं, लेकिन सड़कें बनाने का काम, बाकी चीज़ों का काम हम आपको दे रहे हैं गवर्नमेंट। आप हमारा भला कीजिए, आपको सैलरी देंगे हम उसके बदले और आप हमारे बदले काम कीजिए। दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है। मेन हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं जो आप क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको अपन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोलते थे। पहला क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या क्या बोला मैंने? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आदमी आया, रिचर्ड मुसग्रेव। उसने 1959 में किताब लिखी और उसमें बताया कि गवर्नमेंट के बेसिकली 3 रोल है। हमारा जो पहला यूनिट है वो 3 रोल के बारे में बात करेगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला रोल क्या है हमारा? रिसोर्स एलोकेशन, यानी किस तरीके से हमारे देश का जितना भी पैसा है, जितना भी नेचुरल रिसोर्स है, उसको कैसे बांटा जाएगा। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब हम इसको बांट रहे होंगे ना, तो कुछ लोग के पास ज़्यादा चले जाएगा और कुछ लोग के पास कम जाएगा। तो वापस से हम क्या करेंगे, जिनके पास ज़्यादा चला गया है हम उनसे लेंगे और जिनके पास कम है उनको वापस से बांट देंगे। इसलिए उसको क्या बोला गया है? इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? रिसोर्स एलोकेशन, यानी जो भी हमारे पास है उसको सबको बांटो, पर कुछ के पास ज़्यादा जाएगा, कुछ के पास कम जाएगा। तो जिसके पास ज़्यादा गया है उससे लेकर हम कम वालों को दे देंगे। इसको क्या कहते हैं? इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा, जब भी मार्केट में किसी तरीके का उछाल या गिरावट देखने को मिलेगा, तो ताकि सब कुछ स्टेबल चले, उसके लिए हम क्या करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होते हैं ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक माने जाते हैं और जो आपका स्टेबलाइजेशन है उसको क्या माना जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक। आगे आते हैं। मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है? मार्केट फेलियर तब होता है जब ये कुछ कंडीशंस प्रेजेंट हो, जैसे इम्परफेक्ट कंपटीशन हो। इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी कोई एक मोनोपोली बन गया है, जैसे मान लो, तो वो जो चाहे प्राइस चार्ज कर रहा है। ठीक है, या तो मान लीजिए पब्लिक गुड्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर पब्लिक गुड क्या होता है ज़रा बताइए? 2 टाइप के गुड होते हैं बच्चों, एक होता है पब्लिक गुड और एक होता है प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड का मतलब क्या होता है? जैसे आप रोड को ले लीजिए, रोड नॉन एक्सक्लूसिव होता है। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि मैं किसी को मना नहीं कर सकता कि तुम रोड पे मत चलो, मैं किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकता, जिसको चलना है रोड पे चलेगा। और दूसरा क्या होता है? नॉन राइवलरस होता है। नॉन राइवलरस का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कंजम्पशन कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे। मैंने कंजम्पशन किया है, बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि मैं किसी को मना नहीं कर सकता, और नॉन राइवलरस का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कंजम्पशन किया तो अभी भी इतना बचा है कि बाकी लोग भी कर सकें। लेकिन अगर मैं प्राइवेट की बात करूं, प्राइवेट में एक्सक्लूसिव होता है और राइवलरस होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरी बाइक है, तो मेरी जो बाइक है, अगर मैं चाहूँ तो किसी को मना कर सकता हूँ कि भाई तू मेरा बाइक मत चला, तू मेरे बाइक को टच मत कर। हाँ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। क्या मैं रोड में ऐसा कह सकता था? नहीं, इसलिए रोड को क्या बोला गया? नॉन एक्सक्लूसिव। साथ ही साथ मेरा जो बाइक है, मेरा बाइक क्योंकि मैं चला रहा हूँ, यानी कोई और नहीं चला पा रहा है, वो बाइक कोई और नहीं खरीद पाया,
यानी कि एक बार ये बाइक मेरा हो गया तो अब किसी और का नहीं होगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपन, राइवलरस। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं जा रहा हूँ सुबह रोड पे तो शाम को क्या कोई और नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, इसलिए रोड को क्या बोला गया है, नॉन राइवलरस। यानी कि उसका कंजम्पशन करने पे वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन बाइक का मैंने कंजम्पशन कर लिया, बाइक को मैंने खरीद लिया, तो क्या कोई और खरीद पाएगा? नो सर, कोई और नहीं खरीद पाएगा। आगे जाके जब अपन गुड्स के बारे में बात करेंगे तो गुड्स दो तरीके से और आएंगे, एक होगा आपका मेरिट गुड और दूसरा होगा आपका डीमेरिट गुड। मेरिट गुड का मतलब क्या होता है? जब भी कोई गुड सोशली डिज़ायरेबल होगा, क्या होगा? सोशली डिज़ायरेबल होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? मेरिट गुड। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होगी? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगी। यानी कि एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। डीमेरिट गुड में क्या होगा? ये सोशली अनडिज़ायरेबल होगा और साथ ही साथ इसमें क्या होगा? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगी। चलिए पहले तो मैं ये वर्ड एक्सटर्नैलिटी को समझा देता हूँ, क्योंकि 2 बार आ चुका है ये। एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है? जब भी मेरे किसी एक्शन से, या मैं हूँ, मेरे किसी एक्शन से अगर दूसरों को कोई फ़र्क पड़ता है, ये दूसरे लोग हैं, इनको अगर कोई फ़र्क पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सटर्नैलिटी। जैसे मान लीजिए मैंने पटाखे लाए और मैंने फोड़े, इससे पोल्यूशन हुआ, इससे पोल्यूशन से दूसरों को फ़र्क पड़ा, तो ये पोल्यूशन जो होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सटर्नैलिटी। मान लीजिए मैंने गार्डन बनाया, तो पैसा मेरा लगा, एक्शन मेरा है, लेकिन उस गार्डन में बाकी लोग भी आएंगे, उस गार्डन में फूल खिलेगा तो बाकी लोग भी देखेंगे, उस गार्डन की महक जो होगी, मतलब जो फूलों की महक होगी, उससे बाकियों को भी फ़ायदा होगा, बाकी भी उसको स्मेल करेंगे, है कि नहीं? तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? एक्सटर्नैलिटी। लेकिन अगर आप देखोगे तो गार्डन बनाना एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, इससे समाज में भला हो रहा है, सोशली डिज़ायरेबल है। लोग चाहते हैं कि गार्डन्स हो, लोग उसमें टहले, लोग उसमें घूमने जाए, लोग नज़ारे देखे। लेकिन जो गाड़ी चलाऊंगा मैं, उससे पोल्यूशन होगा, वो क्या है आपका? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। क्लियर हुआ? तो मेरिट गुड का एग्जांपल क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरिट गुड का एग्जांपल आप हॉस्पिटल मान सकते हैं, स्कूल मान सकते हैं, आप, मैंने आपको कहा भी गार्डन आप मान सकते हैं, ये सब क्या है? मेरिट गुड है। जैसे स्कूल, स्कूल बनेगा तो अच्छा ही है, बच्चे पढ़ेंगे तो सोशली डिज़ायरेबल है, और बच्चे पढ़ेंगे तो जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बनेंगे, तो इससे क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी जाएगी। डीमेरिट गुड क्या है? जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, बाइक है, है ना, ये सब क्या है? सोशली अनडिज़ायरेबल। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल तो बेस्ट एग्जांपल है, बाइक को आप थोड़ा सा हटा भी सकते हैं। अल्कोहल को कोई पसंद नहीं करता, है ना। अगर आप कहेंगे कि देखो, अपने पापा या मम्मी को आप कहोगे कि आज मैं दारू पी के आया हूँ, भाई ये थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये सोशली अनडिज़ायरेबल है, यानी कोई भी इसको अच्छा नहीं मानता, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ही होगा। आप दारू पी कर आएंगे, फिर तमाशे करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना, मस्ती करेंगे, दिमाग से काम नहीं करेंगे। अब एक पुणे का केस हुआ जहाँ पे एक आदमी ने अपने पॉर्श गाड़ी से दो लोगों को मार दिया। वो क्यों मारा? क्योंकि वो अल्कोहल में था, नशे में था वो, है ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी? डीमेरिट गुड। गॉट इट एवरीवन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सारे वर्ड्स हमने सीख लिए, एक्सटर्नैलिटी भी देखो हमने सीख लिया। फैक्टर इमोबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे स्टील जो है, मिनरल्स जो है, वो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी जगह पे नहीं है। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या करती है कि देखती है कि प्राइवेट कंपनी सारे जो है ना, इन्हीं 3 राज्यों में चले गए हैं, बाकी कहीं पे जा ही नहीं रहे, तो फिर बाकी जगह पे किसको जाना पड़ेगा? गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे थोड़ी देर बाद। इनइक्वालिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर है, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। इंडिया की 1%, टॉप 1% पॉपुलेशन इंडिया का 50% इनकम करती है। इंडिया का टॉप 1% पॉपुलेशन इंडिया का 50% इनकम करता है, और बाकी 99% मिल के बाकी 50% इनकम करते हैं। यानी आप सोच के देखिए, अगर हमारे इंडिया में 100 रुपये कमाते हैं, पूरी इंडिया मिलकर अगर 100 रुपये कमाती है, तो अडानी, अंबानी और टाटा लोग मिलके ही 50 रुपये कमाते हैं उसमें से। बाकी 99% यानी कि 140 करोड़ बाकी जो जनता बच गई, वो मिल के कमाती है 50 रुपये। तो आप सोच रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस इनकम इनक्वालिटी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके से एलोकेशन किया जाता है। 3 फंक्शन मैंने आपको बताया ना, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। एलोकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला क्या है आपका? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, खुद ही बना लो। दूसरा क्या है? इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव। जैसे टैक्स लगा देंगे तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, तो लोग उसको कंज्यूम करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इसलिए दारू पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। तीसरा, रेगुलेटरी एंड डिस्क्रिशनरी पॉलिसी।
ऐसी पॉलिसीज़ लेंगे कि भैया दारू का जो लाइसेंस अगर आपको लेना है तो लाइसेंस के लिए आपको 5 करोड़ देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो भी लाइसेंस का पैसा आएगा हम उस पैसों से कुछ हॉस्पिटल्स बनाएंगे कि भैया लोग दारू पी के अगर मर रहे होंगे या उनका लीवर ख़राब हो रहा होगा तो उसी हॉस्पिटल में जाके वो इलाज करा सके। देन होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिनके पास ज़्यादा आ गया है उनसे लेकर जिनके पास कम है उनको देना। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है टैक्सेशन। जो अमीर लोग होते हैं उनसे टैक्स ज़्यादा लिया जाता है और गरीबों से टैक्स नहीं लिया जाता। फिर क्या होता है, अमीरों से जो टैक्स लेते हैं उस टैक्स को क्या करते हैं, गरीबों में बांट देते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, तो क्या होता है कहीं ना कहीं जो मजदूर लोग हैं उनको यहाँ पे काम मिलता है, ठीक है, तो वो पैसा कमा लेते हैं। रेगुलेशन और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जैसे आपने रिजर्वेशन का नाम सुना होगा। रिजर्वेशन सबके लिए थोड़ी है, रिजर्वेशन किसके लिए, सिर्फ टारगेट पॉपुलेशन के लिए। सरकार मानती है कि SC ST OBC जो हैं या जो वुमन है उनके पास कम रिसोर्सेस, उनको कम मिला, मेन को ज़्यादा मिला, क्योंकि सालों से इंडिया में पैट्रियार्की रही, हर चीज़ मर्दों ने किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वुमन को जो इनकम मिलता है वो बहुत कम होता है। आप भी अपने घर के आसपास अगर या अपने घर के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो फीमेल्स या तो कमाती ही नहीं होंगी या तो बहुत ही कम कमाती होगी, लेकिन मेल्स बहुत कमाते हैं। इसकी वजह से क्या किया गया, हर जगह पे वुमन को रिजर्वेशन दिया गया और मेन को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। इससे क्या हुआ, जिनके पास कम है उनको कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा मिल गई। क्लियर हो गया। अगला, कई बार इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक से काम नहीं करती, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी लाना पड़ता है। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी जैसे इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, CRR SLR, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, कम ज़्यादा करना, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म एक वर्ड आता है, आपके MCQ में आ सकता है। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, पूरा पैसा हम ना स्टेट को देंगे ना ही हम पूरा पैसा सेंटर को देंगे, कुछ पैसा देंगे स्टेट को, कुछ पैसा देंगे हम सेंटर को। गॉट इट। आर्टिकल 246 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको देखने पक्का मिलेगा। 3 लिस्ट है यहाँ पे, यूनियन लिस्ट, जहाँ पे इस लिस्ट में जितनी भी बातें लिखी है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट, इसके अंदर जितनी बातें लिखी होगी उसमें स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लॉ बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आर्टिकल नंबर 280 आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 280 किसका है, फाइनेंस कमीशन का। इनका मेन काम क्या रहता है कि जो पैसे हैं जो सेंटर के पास सारे एक साथ आते हैं वो सेंटर के पास से सारे स्टेट को बांटना, ठीक है। तो टैक्सेस को या जितने भी रेवेन्यू होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि वो स्टेट गवर्नमेंट के बदले कर लेती है। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि यार हम तो छोटे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम ही पूरा पैसा कलेक्ट कर लो, पैसा कलेक्ट करने के बाद तुम हम लोग को बांट देना। तो इसका काम, बांटने का काम किसका रहता है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। वर्टिकल डिवोल्यूशन यानी कि सेंटर ने स्टेट्स को बांटा, कितना बांटा, 41% तक बांटा, ठीक है। GST वगैरह के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा। 3 टाइप के GST होते हैं, CGST, FGST और IGST। FGST सीधा स्टेट को मिल जाता है, CGST सीधा सेंटर को मिल जाता है। IGST जो होता है वो पहले जाता सेंटर में है और फिर जितना भी स्टेट का रेशियो रहता है उतना स्टेट्स को बांट दिया जाता है। क्लियर हो गया क्या। कौन हेल्प करेगा इसमें भी, फाइनेंस कमीशन ही हेल्प करेगा। गॉट इट एवरीवन। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ इंपॉर्टेंट और एरियाज हैं, जैसे कि आपका डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फॉरेन ट्रेड, ये सारा भी कहाँ पे आ जाता है, ये सारा भी आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस के अंदर। मनी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इनके ऊपर भी कौन काम करेगा, सेंटर ही काम करेगा। स्टेट गवर्नमेंट किस में काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ पे, एजुकेशन पे, पुलिस पे, इन सब चीज़ों पे कौन काम करेगा, स्टेट काम करेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन। जैसे कि आप देखना कि वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल की पुलिस का जो यूनिफॉर्म है वो वाइट कलर का है। क्यों वाइट कलर का है, क्योंकि पुलिस किसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है। क्लियर हो गया। तो वहाँ पे वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे मार्केट फेलियर के बारे में थोड़ा और अच्छे से बात करेंगे। मार्केट फेलियर में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, या तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या तो अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। या तो कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बन रही होंगी जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, और कुछ चीज़ें बिल्कुल ही बन नहीं रही होंगी, ठीक है। अब फेलियर भी 2 टाइप के हो सकते हैं।
पहला क्या है, कंप्लीट मार्केट फेलियर, और दूसरा क्या है, पार्शियल मार्केट फेलियर। कंप्लीट मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है, वो चीज़ बन ही नहीं रही है, वो चीज़ बन ही नहीं रही है, उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट मार्केट फेलियर। पार्शियल मार्केट फेलियर क्या होता है, चीज़ें बन तो रही है पर उतनी नहीं बन रही है जितनी उसको बनने की ज़रूरत है। 4 रीज़न होते हैं इसके, 4 मेन रीज़न क्या होता है। पहला मार्केट पावर, इसी को अपन मोनोपोली भी कहते हैं। मोनोपोली होना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए रिलायंस का या टाटा का किसी का भी मोनोपोली बन जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को वही खतरा होगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से हमको था। दूसरा एक्सटर्नैलिटी, जिसके बारे में अभी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तीसरा पब्लिक गुड, ये भी हमारा हो चुका है। चौथा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए एक्सटर्नैलिटी के अंदर स्पिल ओवर का नाम है, नेबरहुड इसका दूसरा नाम है, थर्ड पार्टी इफेक्ट। क्यों? क्योंकि एक का एक्शन दूसरे को क्या करता है, कहीं ना कहीं या तो कॉस्ट करता है, या तो किसी को नुकसान पहुंचाता है, या तो किसी तरीके से बेनिफिट देता है। एक्सटर्नैलिटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। देखिए सीधा अपन ना मेन टॉपिक पे आते हैं, इन्फॉर्मेशन वाले पे जो हमारा बचा हुआ है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का ही दूसरा नाम है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि अगर 2 लोग हैं ट्रांजैक्शन में तो किसी एक के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होना और एक के पास इन्फॉर्मेशन कम होना, इसको क्या बोलते हैं अपन, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं सेलर हूँ अपने फ़ोन का, ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, और आप बायर हैं, तो मेरे को मालूम है कि मेरे फ़ोन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन आपको मालूम होगा क्या, नहीं। तो मान लीजिए एक्चुअली फ़ोन की कीमत 5,000 ही होनी चाहिए, पर आपने मुझे 7,000 रुपये दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा ख़राब है। मैंने फ़ोन को किसी तरीके से थोड़ा रिपेयर वगैरह करवा के आपको दिया, आपने चलाया, आपने बोला अरे वाह क्या चल रहा है, ये तो मस्त चल रहा है, और आपने उसको ख़रीद लिया। तो क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन कम था, इसकी वजह से आपको मैंने ठग लिया। इसको बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स का मतलब होता है बैड, आपने बैड सिलेक्शन किया। क्यों बैड सिलेक्शन किया? क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी थी, इसकी वजह से आपके जो चॉइस होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है, खराब, गलत। गॉट इट एवरीवन? देखिए जैसे बायर्स एक्सपेक्ट हिडन प्रॉब्लम इन आइटम ऑफर्ड फॉर सेल लीडिंग टू लोअर प्राइस एंड गुड क्वालिटी आइटम्स बीइंग केप्ट ऑफ द मार्केट। उल्टा भी हो सकता है, अगर मैं आपको फ़ोन बेचने जा रहा हूँ तो आपको यही लगेगा कि पक्का इस फ़ोन में ना कुछ गड़बड़ है, तभी तो ये मेरे को फ़ोन बेच रहा है, वरना क्यों बेचेगा। और इस वजह से सेकेंड हैंड मार्केट में हमेशा इस सामान का दाम क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं जो हूँ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, मॉरल हज़ार्ड। ये जो एडवर्स सिलेक्शन होता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बायर के, कि बायर ने ज़्यादा पैसे दे दिए। ठीक है, मॉरल हज़ार्ड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, सेलर के। सेलर को तो मालूम है कि उसका फ़ोन ख़राब है, तो या तो वो सामने वाले को बता दे कि देख भाई फ़ोन ख़राब है, मैं तेरे को सारी बातें बता दे रहा हूँ खुल के, ताकि मेरे मन में चोर ना रहे, बाकी फिर देख ले, तेरे को लेना है तो ले लेना, वरना मत लेना। ठीक है, लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं सोचूं कि छोड़ना यार, वो कौन सा मेरा दोस्त है, वो कौन सा मेरा रिश्तेदार है, नुकसान होगा तो होगा, अपन तो पैसा कमा लेंगे ना। इसी को कहते हैं मॉरल हज़ार्ड। यानी कि पहले वाले सीन में आपने क्या किया, दरिया दिली दिखाई, आपने साफ दिल से सामने वाले को सब कुछ बता दिया। ऑन दी अदर हैंड दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में आप पैसा कमाने के लिए सामने वाले को ठग रहे हो। इसको क्या बोलते हैं, मॉरल हज़ार्ड। मॉरल हज़ार्ड का मतलब क्या होता है, आपने अपनी मानवता को हज़ार्ड कर दिया, हज़ार्ड यानी रिस्क पे डाल दिया, थोड़े से पैसा कमाने के लिए आप गिर गए। क्लियर हुआ? ये हर जगह होता है, आप तो जानते ही हैं आज की डेट में, क्या नाम लूँ अब मैं। कई चीज़ों का मोनोपोली हो जाता है। क्यों मोनोपोली हो जाता है? क्योंकि उसका जो एक्सेस है, उसका जो पावर है, हो सकता है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, इन सब का पावर किसके पास होता है, जनरली गवर्नमेंट के पास ही होता है। ठीक है, एक वर्ड आपको देखने मिलेगा, सोशल कॉस्ट। व्हाट इज सोशल कॉस्ट? ये वैसे मैं कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ाता ही हूँ। सोशल कॉस्ट का मतलब होता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। यानी कि सर अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नेगेटिव को अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो पॉजिटिव को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, यानी कि उल्टा करते हैं सर। हाँ उल्टा करते हैं। देखो मान लो मैंने 1,00,000 रुपए की गाड़ी ली, तो ये क्या हो गया, वैसे 1,00,000 की तो कोई गाड़ी आती नहीं है, चलो इसको 7,00,000 कर देते हैं। 7,00,000 रुपए की मैंने कार ली, तो ये सिर्फ मैं ही इसको बियर करूँगा, मैं ही सिर्फ इसको उठाऊँगा। इसको क्या बोलेंगे, इसलिए प्राइवेट कॉस्ट। फिर क्या हुआ, इससे मैंने पोल्यूशन किया, पर ये पोल्यूशन क्या है कि सिर्फ मेरे को नहीं, पूरे सोसाइटी को बियर करना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो पूरे समाज के ऊपर क्या कॉस्ट आया,
मैं तो खुद समाज का पार्ट हूँ, इसलिए मेरा कॉस्ट भी समाज का पार्ट होगा, तो 7 लाख तो आएगा ही, प्लस ये जो पोल्यूशन हुआ ये भी आ जाएगा। तो सोशल कॉस्ट कितना बन गया मेरा? 7.5 लाख। तो व्हाट इज सोशल कॉस्ट? प्राइवेट कॉस्ट प्लस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। डन एवरीवन। इसके बाद अगर गवर्नमेंट चाहती है कि भैया ये पोल्यूशन वगैरह ना हो तो क्या कर सकती है? 2 चीज़ें कर सकती है। पहला, या तो टैक्स लगा दे, बोले कि भैया आपकी गाड़ी जितना पोल्यूशन करते हैं हम उतना टैक्स लगाएंगे, आपका कॉस्ट हम बढ़ा देंगे, क्योंकि आप पोल्यूशन कर रहे हो, आप कम पोल्यूशन करोगे कॉस्ट कम, आप ज़्यादा पोल्यूशन करोगे कॉस्ट ज़्यादा। दूसरा क्या है? कैप एंड ट्रेड। कैप एंड ट्रेड यानी जैसे मान लो ये ए कंपनी है और बी कंपनी है। ए कंपनी को लिमिट दे दिया कि भैया 10 मेट्रिक टन से ज़्यादा पोल्यूशन मत करना, बी को भी लिमिट दे दिया कि 10 मेट्रिक टन से ज़्यादा पोल्यूशन मत करना। इसने 6 मेट्रिक टन का पोल्यूशन किया, इसने 12 मेट्रिक टन का पोल्यूशन किया, तो इसने क्या किया? 4 बचा लिया। 10 तक की लिमिट थी, 6 ही किया, 4 बचा लिया। पर इसने क्या किया? 2 ज़्यादा कर दिया। तो ए वाली कंपनी अगर चाहे तो 2 मेट्रिक टन का जो पोल्यूशन इसने बचा लिया ना, वो वाली जो लिमिट होगी उस लिमिट को इनको बेच देगा। सर लिमिट को कैसे बेच सकते हैं? भाई बेच सकते हैं, समझ में आया? ये आज की डेट में किया जा सकता है। गॉट इट एवरीवन? इसको आप कहते हैं कार्बन क्रेडिट। क्या कहते हैं? कार्बन क्रेडिट। आप लोगों ने इसका नाम कहीं ना कहीं पेपर में सुना होगा, बहुत ही हॉट टॉपिक है ये, ठीक है। तो बी कंपनी इसके बदले क्या करेगी? बी कंपनी उसके बदले पैसे दे देगी। क्लियर हुआ? इससे ए को भी कहीं ना कहीं इंसेंटिव मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि भैया मैं लिमिट से कम पोल्यूशन करूं ताकि मैं इसको बेच के पैसा कमा सकूं। गॉट इट एवरीवन? इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्रेडेबल एमिशन परमिट, क्योंकि इसको आप बेच सकते हैं। क्लियर हो गया? इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं लिमिटेड क्वांटिटी में पोल्यूशन करूं। चलिए, ये उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं और कुछ एडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे एक बार बस रीड कीजिएगा। मेरिट गुड का मतलब मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मैंने आपको हॉस्पिटल और स्कूल का एग्जांपल दिया था मेरिट गुड में, ठीक है। डीमेरिट गुड में मैंने आपको अल्कोहल वगैरह का एग्जांपल दिया था, जो क्या होता है? सोशली अनडिजायरेबल होता है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पैदा करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। प्राइस कंट्रोल 2 टाइप्स हो सकता है। पहला प्राइस फ्लोर, यानी कि मिनिमम प्राइस सेट करना। जैसे किसान के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि भैया गेहूँ आप 26 रुपये से कम में नहीं बेचेंगे, जिसको भी खरीदना है वो इससे 26 रुपये से ज़्यादा पे ही खरीदेगा। इसको क्या बोलते हैं? प्राइस फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? नीचे होता है, आप इससे नीचे और नहीं जा सकते। आप इसके ऊपर बेच सकते हैं लेकिन इससे आप नीचे नहीं बेच पाएंगे। जो भी खरीदेगा इससे ज़्यादा पे ही आपसे खरीदेगा। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है? जब मैं मैक्सिमम प्राइस सेट कर देता हूँ, जैसे ये आपके मेडिसिन के ऊपर होता है, ये वेजिटेबल के ऊपर होता है और ये मेडिसिन के ऊपर होता है। मेडिसिन में मैं एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देता हूँ कि भैया 1000 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अगर आपको किसी को ये दवाई बेचनी है तो आप 1000 से कम में बेचो, चलेगा, 1000 से ज़्यादा नहीं बेच सकते। इसी को अपन MRP भी कहते हैं और प्राइस फ्लोर को अपन MSP कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये यूनिट भी हमारा ख़त्म हो गया। यूनिट 3 पे आ रहे हैं अब अपन। यूनिट 3 के अंदर बेसिकली क्या है? आपके बहुत सारे बजट के टर्म्स हैं, ठीक है। तो बजट के क्या क्या टर्म्स हैं? सबसे पहले देखिए, बजट जो होता है, ये बजट आपका, एक सेकेंड, हाँ, बजट जो होता है उसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बजट जो वर्ड है ना, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन जो इसका रियल वर्ड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, वो क्या लिखा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं? 3। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। सारा जो रेवेन्यू होगा और सारा जो एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ पे जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, यानी ये आपका मेन पर्स है। कंटिजेंसी फंड का मतलब क्या होता है? वो फंड जो इमरजेंसी में काम आए। याद रखना भी इजी है, इमरजेंसी कंटिजेंसी, इमरजेंसी कंटिजेंसी। इसमें क्या होता है? जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के पास 500 करोड़ रुपए का पर्स दिया जाता है कि भैया अगर आपको कभी भी कोई इमरजेंसी आ गई तो आप तुरंत पैसे निकाल के आप यूज़ कर पाएँ। पब्लिक अकाउंट क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट बैंक की तरह काम करती है, यानी लोगों से पैसा, ये पब्लिक है, ये पब्लिक से पैसा पहले लेगी और फिर पब्लिक को पैसा वापस लौटा देगी। इसको क्या बोलते हैं अपन? पब्लिक अकाउंट। जैसे पेंशन होता है, ग्रेच्युटी होता है, इंसान 20 साल 30 साल काम करता है, गवर्नमेंट उसका पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करता रहती है उसके सैलरी से। जब वो रिटायर होता है तब उसको पैसे दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? बैंक की तरह काम कर रही है। फिर कुछ और वर्ड्स आते हैं आपके पास, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको अपन बजट कहते हैं।
डिमांड फॉर ग्रांट, अगर किसी को भी अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो पार्लियामेंट के पास वो पैसों की जो डिमांड करता है वो कैसे करते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट से। ठीक है। फाइनेंस बिल क्या होता है, जब भी टैक्स में कोई भी चेंज करना हो, कोई नया टैक्स लाना हो, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना हो, कोई टैक्स को हटाना हो, ठीक है, विड्रॉ करना हो, ये सारी चीज़ें जिसके थ्रू किया जाता है, जिस बिल के थ्रू किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, फाइनेंस बिल। देखिए जो बिल होता है ना बच्चों, वो बिल पहले कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, जैसे ही साइन करता है वो पास हो जाता है। क्लियर हुआ। तो फाइनेंस बिल क्या होता है, एक ऐसा बिल जिससे हमारे देश के टैक्स में क्या हो, या तो चेंज हो, या तो नए टैक्स को लाया जाए, या तो पुराने टैक्स को हटाया जाए। जैसे जीएसटी लाया गया था तो कैसे लाया गया था, फाइनेंस बिल के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हुआ था और फिर ये भी आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कट मोशंस। कट मोशन का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी बातों को मेरे को एक साथ लाकर कट कर देना हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कट मोशन। कई बार क्या होता है कि टाइम नहीं होता है पार्लियामेंट में कि एक एक करके सारी बातों को रखे जा सके, तो कट मोशन के थ्रू सारे जो डिमांड्स आते हैं उन सारे डिमांड्स को क्या कर दिया जाता है, रिडक्शन कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्लियर हुआ। जैसे 10 लोगों ने बोला कि सर हमको इतना पैसा चाहिए, मैं नहीं चाहता कि वो पैसा दूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, कट मोशन। ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे सारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करना है तो मैं जो यूज़ करता हूँ उसको बोलते हैं गोइलो टाइम। तो ये एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है, समझ लो। कट मोशन में क्या करते हैं, डिमांड को अपन रिजेक्ट करते हैं एक साथ, और गोइलो टाइम में क्या करते हैं, हम सारे डिमांड्स को क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया। कब करते हैं, जब आपके पास टाइम ना हो, तो नॉर्मली आखिरी दिन पे ये यूज़ होता है। ठीक है। जो मनी बिल होता है जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं, ये 14 दिन के अंदर राज्यसभा को सब कुछ करने के बाद रिटर्न करना होता है विद और विदाउट रिकमेंडेशन। तो बस ये 14 दिन वाली बात को याद रखना। 2017-18 तक रेलवे बजट और दूसरा अदर बजट जो यानी मेन बजट जिसको हम कहते हैं, ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे। पर फिर इन्होंने बोला कि 2017-18 से हम क्या करेंगे, रेलवे बजट और मेन बजट जिसको अपन यूनियन बजट भी कहते हैं, मेन बजट कह लो, यूनियन बजट कह लो, उसको अपन साथ में प्रेजेंट करेंगे। कब से, 2017-18 से। साथ ही साथ पहले जो बजट हुआ करता था वो फरवरी के आखिरी दिन पे लाया जाता था। अब कब लाया जाता है, 1 फरवरी को। पहले यानी मोदी जी के पहले फरवरी के आखिरी डेट पे लाया जाता था। अब कब लाया जाता है, 1 फरवरी को लाया जाता है। क्लियर हो गया। 2 टाइप के रिसिप्ट होते हैं बच्चों, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या आता है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या आता है, वो रिसिप्ट जो कि या तो आपके एसेट को या तो आपके लायबिलिटी को इम्पैक्ट करे, उसको क्या बोलेंगे अपन, कैपिटल रिसिप्ट। यानी जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, किसमें शेयर्स हैं, LIC में 60% शेयर है, उसमें से क्या किया, 20% को सेल कर दिया, तो उनका एसेट तो कम हो गया, हाँ चलो, लेकिन सेल करके क्या किया, पैसा तो आया कम से कम, इसको क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल रिसीट। क्लियर हो गया। इसी तरीके से बच्चों एक्सपेंडिचर के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर आपके रेकरिंग नेचर के होते हैं, यानी जो बार बार हो और उससे आपके एसेट या लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़ता हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने सैलरी दे दी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, ये क्या हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो वन टाइम होता हो, बार बार नहीं होगा, एक बार ही होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपके एसेट या लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि आपने अगर ब्रिज बनाया हो, तो ब्रिज बनेगा तो क्या होगा, आपकी एसेट क्रिएट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका उसमें खर्चा तो हो ही रहा है। क्लियर हुआ क्या आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ रिसीट्स के नाम दिए हुए हैं, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, पर उतने काम का नहीं है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट का मतलब सीख लीजिएगा। पब्लिक डेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि इस तरीके से डेट को लेना कि कहीं ना कहीं हमारा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, और हमारा जो रिटर्न हो वो रिटर्न क्या हो जाए, मैक्सिमम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें थोड़ी फालतू है। बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या हो, सेम हो। सरप्लस बजट का मतलब क्या है, रेवेन्यू ज़्यादा आया और एक्सपेंडिचर कम। मैंने 100 रुपये कमाया लेकिन मेरा खर्चा हुआ सिर्फ 80 रुपये, तो 20 रुपये बच गए मेरे, इसको क्या बोलूँगा, सरप्लस बजट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने 100 रुपये कमाया और 120 रुपये खर्च कर दिया, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, डेफिसिट बजट।
कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट हो गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया। बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला याद रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फिर आएगा प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट को ले लेना और उसमें से नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी को क्या कर देना, माइनस। फाइनेंस बिल क्या होता है, जिससे आपके टैक्स पे किसी तरीके का फर्क पड़ता है। आउटकम बजट क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट को ये दिखाना होता है कि क्या मैंने अपने परफॉर्मेंस टारगेट्स को मीट किया, क्या मैंने अच्छा काम किया, तो क्या लाती है वो आउटकम बजट। जैसे आपका साल के आखिरी में रिपोर्ट कार्ड आता है, उससे पता चलता है कि आपने अच्छा काम किया या नहीं। आप तो साल भर मम्मी पापा को बोलते रहे कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, तो क्या सच में आपका रिजल्ट वो बताता है, उसी को बोलते हैं आउटकम बजट। गोलेटाइन ऑलरेडी हो गया, कट मोशन ऑलरेडी हो गया, कंसोलिडेटेड फंड कंटिजेंसी भी हो गया, पब्लिक अकाउंट भी हो गया। गॉट इट। तो एक एक करके हमने सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर ली। फिर भी कोई डाउट रहा बच्चों तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, डाउट पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।